दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता फ्रॉम अनअकैडमी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर पार्ट नंबर 2 राइट। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने जो कवर किया था दैट इज पार्ट 1 कवर किया था दैट इज सेक्शन 164 सब सेक्शन 1। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक के माध्यम से दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सेक्शन 164 2। बट बिफोर आई एंटर इनटू द इन डेप्थ ऑफ द सेक्शन लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट अनअकैडमी राइट, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों आपको कैसे अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना है हमारा लेक्चर देखने के लिए। दोस्तों अनअकैडमी ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं राइट, पेमेंट के ऑप्शंस दिए हैं जो कि 4500 से लेकर 36000 तक है। मतलब आप चाहे तो मंथली सब्सक्राइब कर सकते हैं या तो आप ईयरली एनुअल पैकेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर हमारा कोड अप्लाई करते हैं दैट इज गुरु सीए तो आपको इस जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रही है राइट उस पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा राइट। इसके लिए आप दोस्तों सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाके या आप अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो एप्पल का जो प्ले स्टोर होता है वहां पे आप जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये जो प्लस ऑप्शन आ रहा है ठीक है, तो प्लस का मतलब होता है यहाँ पे पेड क्लासेस। तो यहाँ पे आप जाके आप अपना जो सिलेबस है आप सीए फाइनल फाउंडेशन सीएस सीए या जो भी आपका करिकुलम है उसके हिसाब से आप चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज कर सकते हैं राइट। तो दिस इज द बेसिक फीचर्स जिसके थ्रू आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करके आप अपना जो लेक्चर है मनपसंद जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं ठीक है। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेक्शन 164 2 दोस्तों। ओके सो सेक्शन 164 2 तक पहुंचने के लिए हमने अभी तक जो आपका सारा का सारा पैटर्न कवर किया हुआ है वो मैंने बताया था। ये जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11 है एज पर कंपनी लॉ के हिसाब से जो सेक्शंस वहां पे दिए हुए हैं राइट। और वहां पे जो हम चैप्टर 11 पे पढ़ रहे हैं दैट इज सेक्शन 149 से लेके 172 तक पढ़ना है। उसके साथ साथ जो रूल्स है हमारे पास दैट इज अगेन क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जो कि चैप्टर नंबर 11 के हिसाब से चल रहा है। तो अराउंड अप्रोक्स वहां पे 14 रूल्स हैं जो हमें वहां पे कवर अप करने होंगे राइट। नाउ अब ये डायरेक्टर से रिलेटेड जो चीजें अपने को पढ़नी है मैंने आपको बताया था जनरल चीजें हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, कैसे उसे अपॉइंट करना है, किस तरीके से डायरेक्टर अपने ऑफिस को लेफ्ट कर सकता है लीव कर सकता है एंड देन जो डायरेक्टर से रिलेटेड रजिस्टर है वो उससे रिलेटेड प्रोविजंस हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। बस इतनी चीजें यहाँ पे पढ़नी है जहाँ पे हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डायरेक्टर दैट इज एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओनली इंडिविजुअल टू बी अ डायरेक्टर हो सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह डायरेक्टर नहीं हो सकते। ड्यूटीज हमने बताया था, टिप्स आप सिंपल से दिमाग में रख लें, अ गुड कैप राइट, ए फॉर एसोसिएट दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से काम करना है, गुड फेथ में काम करना है राइट, अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है डायरेक्टर को ओके, ड्यू डिलिजेंस ड्यू केयर करते हुए उसको अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी करनी है। देन इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट की हमने बात की, ए असाइन नहीं कर सकता वो अपना ऑफिस किसी और को भी ओके एंड देन पी फॉर पनिशमेंट, अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो वो पनिशमेंट होगा, वो यहाँ पे हमने पढ़ा था ड्यूटीज अंडर सेक्शन 166 में। देन इसके बाद आता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो बेसिक आइडिया हमने इसको दे दिया था एंड देन जो हम कवर अप कर रहे थे दैट इज क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 राइट। तो आज का जो हमारा विषय है जो डिस्कस करना है दैट इज सेक्शन नंबर 164 सब सेक्शन 2 डिस्कस करना है दोस्तों ओके यस। नाउ यहाँ पे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेक्शन 164 1 का जो डिस्क्वालिफिकेशन मैंने बताया था, अगर डायरेक्टर अनसाउंड माइंड होता है या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होता है या तो एडजुडिकेटेड टू बी इंसॉल्वेंट है राइट, या तो कन्विक्टेड बाय कोर्ट है। अच्छा थर्ड वाले पॉइंट में एडजुडिकेटेड टू बी इंसॉल्वेंट उसकी अपील उसको फाइल करना था राइट, बट अभी अपील पे कार्यवाही जो है वो चालू नहीं हुई है, तो एडजुडिकेटेड टू बी इंसॉल्वेंट मतलब अभी घोषित होना बाकी है उसे इंसॉल्वेंट ठीक है। तो इस केस में भी उसे डिस्क्वालीफाइड मान लिया जाएगा, जिस टाइम पे वो अपील फाइल कर देता है इंसॉल्वेंसी के लिए उसे डिस्क्वालीफाई करार कर दिया जाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों कन्विक्टेड बाय कोर्ट, तो कोर्ट ने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है एंड 6 महीने की मिनिमम सजा दे दी है, तो 5 साल का वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सच 6 मंथ्स और मोर ओके।
देन इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट बाय ऑर्डर टिल इट इज फोर्स। तो डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे कोर्ट ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है। नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल अमाउंट ऑफ शेयर, अगर आप कॉल अमाउंट आप पेमेंट नहीं करते हो, राइट, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन आ जाता है, राइट। तो फर्स्ट 6 मंथ्स आप स्टिल क्वालिफाइड रहते हो, बट देयर आफ्टर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। देन इसके बाद कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस मेड विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 188, ये भी हमने कवर कर दिया। नॉन कंप्लायंस, ओके, अगर आपके पास डिल नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और अगर आपने नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 20 कंपनीज के ऊपर रखा हुआ है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, राइट। तो इस केस में आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रहेगा, एंड एज अ रिजल्ट आपको अपना ऑफिस जो है वो वेकेट करना पड़ेगा। वेकेट करना पड़ेगा मतलब रिक्त करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा अंडर सेक्शन 167(1). ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 मतलब प्रीवियस वाले लेक्चर में कवर अप कर लिया था ना दोस्तों। अब जो यहाँ पे कवर अप करना है दैट इज सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 हमें कवर करना है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है। ओके, यस, ये रहा। Now, disqualification by reason of a default made by a company. ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो डिस्क्वालिफिकेशन है दोस्तों, दैट इज बिकॉज दैट अराइजेस, डिस्क्वालिफिकेशन अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय अ कंपनी। मतलब कंपनी ने कुछ तो भी डिफॉल्ट मेड किया, राइट, डिफॉल्ट किया जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहा है। कौन हो रहा है? डायरेक्टर हो रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में ध्यान से समझना, सब सेक्शन 1 अगर मैं 164 1 पे बात करता हूं तो ध्यान से समझना, डायरेक्टर ने ही गड़बड़ किया और डायरेक्टर ही डिस्क्वालीफाई हो रहा है। 164(1) में मैंने क्या बोला? अनसाउंड माइंड कौन था? डायरेक्टर था, इसलिए डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो रहा है। मतलब डायरेक्टर ही कांड कर रहा है, डायरेक्टर ही डिस्क्वालीफाई हो रहा है। बट सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 में ऐसा नहीं हो रहा है। सब सेक्शन 2 में क्या बोल रहा है? कंपनी गड़बड़ कर रही है, कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, एंड डिस्क्वालीफाई कौन हो रहा है? डायरेक्टर हो रहा है। ये कैसी बात है सर? ये ऐसी बात है दोस्तों, ध्यान से समझना, इसका फंडामेंटल आगे आप क्लियर कर लो कि यहाँ पे ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है, कंपनी कर रही है बट डिस्क्वालीफाई कौन हो रहा है? डायरेक्टर हो रहा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ओके, और चूंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसके हाथ पैर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, ये खुद काम कुछ भी नहीं कर सकती, राइट। तो इसके काम को कौन करता है दोस्तों? मैनेजमेंट करता है। एंड मैनेजमेंट कौन है दोस्तों? डायरेक्टर। मैनेजमेंट कौन है? डायरेक्टर। अरे बात समझ, तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो नहीं भगवान ने इसको हाथ दिया, ना पैर दिया है, ना दिमाग दिया है, मतलब ना ये कोई काम कर सकती है, ना ये खुद डिसीजन ले सकती है। तो कंपनी चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी को चलाने के लिए कौन चाहिए? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब चाहिए डायरेक्टर। अरे बात, तो यहाँ पे जो डायरेक्टर काम कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहा है बल्कि ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कर रहा है। कौन कर रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, मतलब डिफॉल्ट नेचुरली किसने किया? डायरेक्टर ने किया, बट नाम किसका हम लगा रहे हैं? कंपनी, राइट। तो अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है मतलब डायरेक्टर ने ही डिफॉल्ट किया। बट ध्यान से समझना, यहाँ पे एक डायरेक्टर होंगे, बहुत सारे डायरेक्टर होंगे, बहुत सारे डायरेक्टर होंगे। तो अगर कंपनी के लिए कोई भी एक डायरेक्टर ने गड़बड़ किया, कोई भी एक डायरेक्टर गड़बड़ किया, तो जितने भी डायरेक्टर होंगे, जितने भी, मैं बोल रहा हूँ ऑल डायरेक्टर्स, एक करेगा भुगतेंगे सब। आ रहा है बात समझ? एक करेगा भुगतेंगे सब। जब मैं किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टर की बात कर रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूँ कि साहब यहाँ पे कोई भी डायरेक्टर काम कर रहा है और किसके लिए कर रहा है? कंपनी के लिए कर रहा है। आ रहा है बात समझ? तो डायरेक्टर के द्वारा काम किया गया, मैं उसको ऐसे मानूंगा कि उसे कंपनी ने किया है, और चूंकि कंपनी ने किया है और कंपनी के अंदर सारे डायरेक्टर है तो सारे के सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये याद रखना, सेक्शन 164(2) में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कांड कौन कर रहा होगा? कंपनी, मतलब कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, बट भुगतेगा कौन? पूरे के पूरे डायरेक्टर। मतलब डिस्क्वालीफाई कौन होगा? जिसने गड़बड़ किया वो सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा बल्कि उसके साथ साथ जितने लोग भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्टर जो है डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और उनको ऑफिस जो है अपना वेकेट करना पड़ेगा। ये एकदम समरी आगे मैं बता रहा हूं, इसको दिमाग में फिट कर लेना। यहां तक क्लियर हो? यस।
अब इस 164(2) के साथ साथ अपने को पढ़ना है दोस्तों रूल नंबर 14 भी। तो आगे फ्रेमवर्क सेट कर लो कि अपने को क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कांड कौन करेगा, कंपनी, मतलब कंपनी के बिहाफ पे कोई डायरेक्टर कांड करेगा, बट डिस्क्वालीफाई कौन होगा, सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उनको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, डिफॉल्ट हो रहा है। यहाँ पे कोई तो भी डायरेक्टर क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, ओके। और नाम किसका आ रहा है, कंपनी का। और डिस्क्वालीफाई कौन हो रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, ऑल डायरेक्टर। कौन हो रहा है, ऑल डायरेक्टर। सो ऑल डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, राइट। और डिफॉल्ट कौन कर रहा है, कंपनी कर रहा है। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीजें फिट हो जानी चाहिए। क्लियर है या नहीं क्लियर है, इतना अगर क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। चलो आगे, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेक्शन जो है वो बेयर एक्ट से लिया हुआ हूँ। देखो बेयर एक्ट से सेक्शन पढ़ने में क्या फायदा होता है कि जो लेजिस्लेशन बोलना चाहता है, जो स्टैच्यूट बोलना चाहता है, उसे मैं एज इट इज लिटरली यहाँ पे समझ सकता हूँ। बट अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में लिख दूंगा तो आपके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करने में दिक्कत ही हो जाता है कि यहाँ पे जो क्रक्स लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, ये सिर्फ इतना ही है या इसमें कुछ और भी हो सकता है। अरे बस, तो बेयर एक्ट पढ़ने का मजा ये आ जाता है दोस्तों कि जितने भी इंटरप्रिटेशन लेने हैं, जितने भी एनालिसिस लेने हैं, वो उसी शब्दों से आएगा जो बेयर एक्ट में, उसके बाहर का कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप बेयर एक्ट के थ्रू ही सेक्शन पढ़ो, और जब आप उसको पढ़ लो तो आप जो क्रक्स बनाओ वो आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। तो रादर देन गोइंग एंड मगिंग अप द डायरेक्ट क्रक्स, आई वुड सजेस्ट यू टू रेफर बेयर एक्ट लैंग्वेज एंड देन क्रिएट योर ओन क्रक्स। आ रहा है बात समझ में, यस। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सब सेक्शन 2 दोस्तों। ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो पर्सन, ध्यान से समझना, ओके। और देखो मैं तुमको बेयर एक्ट पढ़ाने का एक तरीका भी बताऊंगा कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हैं, एंड यहाँ पे ना आपको मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जिस तरीके से यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपको अब मजा आएगा और आपको उसकी जो एम्फेसिस है वो अब समझ में आएगी, ओके। चलो ना यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नो पर्सन who is or has been a director of a company which has not filed financial statements or annual returns for any continuous period of 3 financial years, और ये मेरा पूरा टेबल का एनालिसिस है, ये मेरा कमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और B has filed to repay the deposits accepted by it or pay interest thereon or to redeem any debentures on the due date or pay interest due thereon or pay any dividend declared and such failure to pay or redeem continues for 1 year or more। ये पूरा का पूरा है, इसके अगेन मेरा एनालिसिस आ गया। देन इसके बाद बोला shall be eligible to be reappointed as a director of that company or appointed in other company for a period of 5 years from the date on which the said company fails to do so। अगेन मेरा यहाँ पे कमेंट आ गया, एंड देन यहाँ पे ये बेयर एक्ट है। तो बेयर एक्ट जो दिया हुआ है वो आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे दिखेगा ये पूरा, बाकी उसके एनालिसिस दिखेंगे मेरे को, ठीक है। तो अब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझाता हूँ, सेक्शन 164(2) में आप आते हो, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सेक्शन नंबर 164(2) की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मैं 124(2) की बात करता हूँ, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है, डिस्क्वालीफाई सारे डायरेक्टर हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस 164(2) के अंदर 2 क्लॉज दिए हुए, क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर बी। और ए और बी, मतलब ए क्लॉज हो या बी क्लॉज हो, तो आगे मैं ए क्लॉज पे पूरा फोकस करता हूँ, ठीक है। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, ये बोलता है नो पर्सन who is or has been a director of a company। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया क्या, नो पर्सन who is or has been a director of a company which, ए वाला पॉइंट आता है, has not filed financial statement or annual returns for any continuous period of 3 financial years। तो ओके, बी वाला भी छोड़ देना, बी वाला आप छोड़ देना, ठीक है। पढ़ने का तरीका आप देखो, कोई एक बार देखो पढ़ने का तरीका समझ में आ जाएगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बोलता है no person who is or has been a director of a company which has not filed financial statements or annual returns for any continuous period of 3 financial years, okay, B वाला हमने छोड़ दिया, shall be eligible to be reappointed as a director of that company or appointed in other company for a period of 5 years। अब अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो भी आपको ये बेयर एक्ट समझ में नहीं आएगा। तो अब इसको ऐसे पढ़ना, जो रेड वाले हैं उसको एक साथ पढ़ो और ब्लू वाले जो है उसको एक साथ पढ़ो। तो यहाँ पे ये देखो 2 है, ठीक है, और क्या बोलता है, नो पर्सन,
ठीक है, अभी ब्लू ब्लू वाला छोड़ दो, सिर्फ रेड रेड पढ़ना, ठीक है। नो पर्सन, ए हम पढ़ रहे, ए पढ़ रहे, बी अभी हम नहीं पढ़ रहे, तो नो पर्सन क्या लिखा है, शैल बी एलिजिबल। अब कुछ समझ में आया क्या? हाँ, अब समझ में। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और अपॉइंटेड इन अदर कंपनी। मतलब ये तो सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है कि हम पर्सन को रीअपॉइंट नहीं करने दे रहे हैं और अपॉइंट भी नहीं करने दे रहे हैं, और अपॉइंट भी नहीं करने दे रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहां पे देखो ये ए बोल रहा है, ठीक है, तो ये क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी रीअपॉइंटेड और अपॉइंटेड। बस अभी के लिए इतना दिमाग में रखो, कोई भी पर्सन ना ही उसे रीअपॉइंट मैं करूंगा ना ही मैं अपॉइंट करूंगा। अभी इतना समझ लेते, ठीक है। कब? ओके, कब देख लेते हैं। विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ए क्या बोलता है, या अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया या तो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया दोस्तों, बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न्स, जो भी आप रिटर्न्स फाइल कर रहे थे, राइट। और ये आपने रिटर्न्स कहां पे पढ़ा हुआ था, सीए इंटर में पढ़े हुए थे, बहुत सारे वहां पे रिटर्न्स दिए हुए थे, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गया एंड एनी अदर रिटर्न्स जो भी प्रिस्क्राइब हो, ठीक है। तो अभी हम उसको सिर्फ रिटर्न पकड़ के चलते हैं। तो ये बोला कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, ठीक है। हु, हु मतलब कौन हो गया, वो पर्सन। हु इज मतलब प्रेजेंटली, और हैज बीन मतलब पास्ट में। तो या तो करेंटली या तो पास्ट में कौन रहे हो, वो डायरेक्टर रहे हो। आ रहा है बात समझ में? तो वो पर्सन अपॉइंट नहीं होंगे जो कि आज डायरेक्टर है या कल डायरेक्टर है, मतलब करेंटली डायरेक्टर है या पास्ट में डायरेक्टर है। तो अल्टीमेटली किसको अपॉइंट ना करने की बात कर रहा है, ये डायरेक्टर को अपॉइंट ना करने की बात कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल दिया मैंने, डायरेक्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। which has not filed, ध्यान से समझना, which has not filed financial statement or annual return for any continuous period of 3 financial year। सिंपल लैंग्वेज में उसने क्या बोला कि अगर किसने रिटर्न फाइल नहीं किया, ये बताओ आगे फटाफट से, किसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, किसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, क्या लग रहा है, डायरेक्टर? नहीं नहीं नहीं, अगर डायरेक्टर होता तो यहाँ पे विच नहीं होता दोस्तों, हु होता। यहाँ पे हु नहीं है, ध्यान से समझना। ये क्या बोल रहा है, विच का मतलब क्या होगा, मैंने बोला था काम डिफॉल्ट कोई और करेगा और भुगतेगा कोई और। तो ये बोल रहा है नो पर्सन जो कि डायरेक्टर रहे हो शैल नॉट बी, ध्यान से, शैल बी एलिजिबल, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी reappointed as a director of that company appointed in other company for a period of 5 years from the date on which, come on, said company fails to do so। यहां पे लिख के आ रहा है, कौन फेल हुआ करने से, कंपनी, यहां पे लिखा हुआ है। तो अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में चाहे जैसे घुमा लो, बट वो जो आप क्रक्स निकालते हो वो बेयर एक्ट से ही आता है। अरे बात समझ। तो यहां पे क्या बोलता है, इफ कंपनी फेल्स, ध्यान से समझना, इफ कंपनी फेल्स टू डू सो का मतलब क्या हो गया, ए और बी। आया बात समझ में? यस। तो यहां पे सिंपल लैंग्वेज में ये क्या लिख रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना, if company fails to do so, that is clause A और B। आया बात समझ, मतलब ये और ये, then no person मतलब डायरेक्टर, नो पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, सिंगल डायरेक्टर है, कोई भी ऑल डायरेक्टर, नो पर्सन कोई भी पर्सन, जितने भी पर्सन कंपनी में अवेलेबल होंगे, शैल बी, नो पर्सन शैल बी रीअपॉइंटेड और अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। ये लाइन समझ में आई क्या? यस, इसको ऐसे ही पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। सिंपल लैंग्वेज बोला, नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड दैट कंपनी व्हिच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी को, which has not filed financial statement or annual returns for any continuous period of 3 financial year। आ रहा बात समझ में? यस। तो आगे तो ए को छोड़ दो, सिंपल लैंग्वेज बोलो, नो पर्सन
shall be eligible to be reappointed as a director of that company or appointed in other company for a period of 5 years from the date on which that said company fails to do so. इतना पॉइंट क्लियर हो गया? yes. ये जो मैंने पहला लाइन बोला कि कांड कौन कर रहा है? कंपनी, राइट? फेल हो रहा है कंपनी, बट भुगत कौन रहा है? जितने पर्सन्स हैं, नो पर्सन वहां पे लिखा है, मतलब अदरवाइज बोला तो ऑल पर्सन्स, राइट? जो भी अवेलेबल है उनको अब एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट या रीअपॉइंट होने के लिए। इतना इतना लैंग्वेज समझ में आ गया क्या? यस। अब ये बोलते हैं साहब शर्त क्या है? अब ये बोलता है शर्त क्या है? नंबर 1 शर्त ये है, he has not filed, company has not filed financial statement or annual return. तो कंपनी हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, राइट? बट कब तक के लिए? फॉर एनी continuous period of 3 financial years. अब यहाँ पे इस लैंग्वेज को समझते हैं, अभी बी वाला छोड़ देते, अब पूरा फोकस इस पे करेंगे, ठीक है? तो इतना पॉइंट क्लियर है और ये पॉइंट क्लियर है। अब ये देख लेते हैं, कंपनी हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर एनी कंटीन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? ये देखो हमारा एनालिसिस ना, यहाँ पे ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी कौन सी है? जहां पे वो डायरेक्टर था, XYZ लिमिटेड कंपनी है, जहां पे वो बंदा जो था वो डायरेक्टर था, ठीक है? डायरेक्टर कौन है? से सपोज मान लो मिस्टर ए, ठीक है? मिस्टर ए है, ठीक है। अब इन द ईयर 2014-15 में क्या बोलता है कि जो कंपनी था, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल कर दिया और एनुअल रिटर्न भी फाइल कर दिया, दोनों भी रिटर्न फाइल कर दिया। तो बोलो जरा फटाफट से, उस ईयर में जो मिस्टर ए डायरेक्टर था कंपनी के अंदर, कांड हुआ है क्या? कांड हुआ है, बट अच्छा वाला कांड हुआ है, राइट? कंपनी ने रिटर्न भी फाइल कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों भी फाइल कर दिया। तो बताओ जरा फटाफट, मिस्टर ए का स्टेटस क्या होगा? क्या वो डिस्क्वालीफाइड है या क्वालिफाइड है? क्योंकि अगर ध्यान से समझना, कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा कब? जब उसने या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल ना किया हो किसी 3 फाइनेंशियल ईयर तक। तो 3 फाइनेंशियल ईयर अगर अपन पकड़ लेते हैं तो दैट इज मान लो 14-15, 15-16, 16-17, और ये दोनों भी नहीं, उसमें से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से कोई भी एक उसने क्या किया हो, तीनों फाइनेंशियल ईयर पे कंटीन्यूअस बोल रहा है, तीनों कंटीन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 कंटीन्यूअस फाइनेंशियल ईयर तक उसने या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ना किया हो या तो उसने एनुअल रिटर्न फाइल ना किया हो, बट यहाँ पे तो उसने दोनों फाइल किया। इसलिए इस ईयर में जो मिस्टर ए है वो क्वालिफाइड है, वो अभी भी क्या है? क्वालिफाइड है। आ रहा है बात समझ में? यस। ओके, 15-16 में अगर आप देखो तो 15-16 में कंपनी ने फाइल नहीं किया था क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट उसने एनुअल रिटर्न फाइल किया, ठीक है? 16-17 में उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया बट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। तो बताओ जरा फटाफट से, 15-16 में क्या क्वालिफाइड रहेगा? यस, क्वालिफाइड रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 कंटीन्यूअस ईयर नहीं आ रहे, 3 कंटीन्यूअस फाइनेंशियल ईयर नहीं आ रहे, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे 2 ईयर ही हुए। अगर आप इसकी बात कर रहे हो, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हो आप, तो अभी तक 2 ही ईयर हुए, राइट? और ये बोलता था कंटीन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर तक होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ईयर अभी हुआ ही नहीं, तो क्वालिफाइड रहेगा। बट यस, जैसे ये वाला पॉइंट आता, थर्ड वाला, तो आप देखो ये तीनों साल फाइल हुए, बराबर है, तो एनुअल रिटर्न फाइल हो गया। यस, एनुअल रिटर्न फाइल हो गया, बट ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 3 साल तक कंटीन्यूअस फाइल नहीं हुआ तो हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि वहां पे और लिखा हुआ है। आ रहा है बात समझ? तो यहाँ पे भी अभी भी आप देखोगे तो 3 साल में सिर्फ 2 साल ही उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, मतलब तीनों साल उसने एनुअल रिटर्न फाइल किया, बट आउट ऑफ 3 उसने सिर्फ 2 साल ही जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो इसलिए वो अभी भी क्वालिफाई होगा, अभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। बट जैसे मैं 17-18 में आता हूँ, तो आप अगर देखोगे तो उसने 17-18 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया और एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहाँ पे ओके, ये और यहाँ पे होना चाहिए था, गलती से वहां पे हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे अगर 17-18 में इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल नहीं किया और एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया, तो इस केस में, इस ईयर में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्यों डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? क्योंकि अगर आप एनुअल रिटर्न देखोगे तो आउट ऑफ 3 इयर्स, तो 3 इयर्स कौन सा होगा दोस्तों? ये वाला,
ये 3 ईयर होगा, एंड आउट ऑफ 3 ईयर उसने सिर्फ एक ही साल रिटर्न फाइल नहीं किया तो चलता है। बट जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता हूं तो जो 3 ईयर्स थे वो ये 3 ईयर्स होंगे, राइट, और ये तीनों साल अब रिटर्न फाइल नहीं किया। तो चूंकि ये तीनों साल कंटिन्यूअसली 15 16 16 17 17 18 में यहाँ पे वही लिखा है, हैज नॉट फाइल्ड ईदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहां तक समझ में आई बात? यस। तो यहां पे वही लिखा था कि अगर कोई भी पर्सन जो कि डायरेक्टर था या डायरेक्टर है और कंपनी का, और कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 साल तक फाइल नहीं किया या तो एनुअल रिटर्न 3 साल तक कंटिन्यूअसली फाइल नहीं किया, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मैं सारे डायरेक्टर को, जितने भी डायरेक्टर है, तो अभी मेरे एग्जांपल में सिर्फ मिस्टर ए ही था तो मैं मिस्टर ए को ही कंसीडर कर रहा हूं, तो मिस्टर ए जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा? ध्यान से समझना, क्या मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा आपसे, कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा? तो अगेन आप यहाँ पे देखो, लिखा है यहाँ पे, शैल नो पर्सन शैल बी एलिजिबल, रेड पॉइंट वाले को एक साथ पढ़ना, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और अपॉइंटेड इन द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो। मतलब अगर आप कंटिन्यूअस 3 साल तक या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो एनुअल रिटर्न आप कंटिन्यूअस 3 साल तक फाइल नहीं करते हो, इन दोनों में से कोई भी एक, तो जितने भी डायरेक्टर होंगे कंपनी के अंदर वो सब के सब क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। और कब से ये 5 साल काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड कंपनी फेल्स टू डू सो। तो जिस दिन फेलियर होगा उस दिन से, उस डेट से लेके 5 साल तक इनका डिस्क्वालिफिकेशन चलेगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे, ये डायरेक्टर जो डिस्क्वालीफाई हुआ है ये कितने साल के लिए हुआ है दोस्तों? 5 साल के लिए हुआ है। एंड 5 साल कौन कौन सा हो जाएगा? बोलो जरा फटाफट से, 17 18 18 19 19 20 20 21 20 21 22 23। आ रहा है बात समझ? यस। यहां तक मिस्टर ए जो है डिस्क्वालीफाई हो गया। क्लियर है या नहीं क्लियर? यस। अब मेरे को एक बात बताना, यहां तक मिस्टर ए डिस्क्वालीफाई हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। नाउ अब मेरे को ये बताओ, अगर डिस्क्वालीफाई हो गया ए, तो क्या अब इस समय कंपनी के पास कोई डायरेक्टर नहीं रहेगा? रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो ऑफिस है ये वैकेट हो चुकी होगी, खाली होगी। बोलो जरा फटाफट से, आपको लग रहा होगा खाली होगी, यस और नो? अगर ये खाली होगी, ध्यान से समझना, अगर ये खाली होगी तो क्या दूसरा डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा? बोलो जरा फटाफट से, यस। अगर ये खाली होगा तो दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि खाली हो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर खाली हुआ तो, अगर इस छोड़ के गया तो दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? यस। तो अगर खाली होता, नॉर्मली खाली नहीं करेगा, मैं आपको ये बताऊंगा, आगे दिया हुआ है कि अगर ये डायरेक्टर इस तरीके से अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो इसे जो है अपना ऑफिस जो है वो वेकेट करने की जरूरत नहीं है, वेकेट करने की जरूरत नहीं है, ये सेक्शन 167 बोलता है, बट ये मैं बाद में डिस्कस करूँ। बट अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो ये वेकेट कर देता है ऑफिस, तो क्या यहाँ पे दूसरा और डायरेक्टर जो है अपॉइंट हो सकता है? यस, दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो से जैसे ही ये डिस्क्वालीफाई हुआ, मैंने न्यू डायरेक्टर मिस्टर बी अपॉइंट कर लिया इस पॉइंट पर, राइट। तो अब मिस्टर ए जो डिस्क्वालीफाई था उसकी जगह पे कौन काम कर रहा है दोस्तों? मिस्टर बी काम कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस। अब अगर मैं नेक्स्ट ईयर बात करता हूँ 2018-19, तो 2018-19 में देखो कंपनी ने फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया, बट एनुअल रिटर्न फाइल करना भूल गया। बताओ जरा फटाफट से, क्या ए अभी भी डिस्क्वालीफाई रहेगा? यस, क्योंकि वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है, ओके। बट ये जो बी है क्या ये क्वालिफाइड रहेगा? यस, क्वालिफाइड है। क्यों? क्यों क्वालिफाइड है? क्योंकि ये 3 साल दिख रहा है क्या, ये 3 साल, नॉट आउट ऑफ दिस 3 years, सिर्फ 2 साल ही रिटर्न फाइल नहीं हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ, एंड आउट ऑफ दैट दिस 3 year 2 साल ही एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, तो डेफिनेटली ये भी जो रहेगा ये क्वालिफाई रहेगा। बट जैसे ही आप 1920 में आते हो दोस्तों, आ रहा है बात समझ में? यस। तो अगर आप 1920 में आते हो, यस, अगर आप 1920 में आते हो तो ये 3 साल हम कवर करेंगे 1920,
और ये 3 साल कवर करेंगे। आ रहा है बात समझ? तो जब ये 3 साल हुआ तो यहाँ पे मैंने देखा कि 1920 में अगेन 3 साल रिटर्न फाइल नहीं किया, तो अब ये जो बी अपॉइंट हुआ था, ध्यान से समझना, बी अपॉइंट हुआ था, तो सेक्शन 164 टू क्या बोलता है, कोई भी पर्सन अगर कंपनी ने क्या किया है 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, तो जितने भी डायरेक्टर हैं कंपनी के वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये तो पहले डिस्क्वालीफाई हो गए, तो वो 5 साल तक उसका डिस्क्वालिफिकेशन चल रहा है। और अब जो बी अपॉइंट हुआ था और एट द टाइम उसने 1920 में अगेन कंपनी ने डिफॉल्ट किया, तो ये जो बी था वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यस। और 1920 से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो, 1920 से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने दिन तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा, ये 5 साल तक। ओके, ये अगेन यहाँ पे क्वालिफाई रहेगा, यहाँ पे क्वालिफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है बात समझ? तो 5 साल तक के लिए वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वाली, जितने भी डायरेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, राइट? यस। बट सेक्शन इनको बोलता है, सेक्शन बोलता है 167 कि ऐसे डायरेक्टर्स को ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? यस। वेकेशन वाली बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, ये 5 साल तक के लिए क्या है, डिस्क्वालीफाई है। 5 साल तक के लिए क्या है, ये डिस्क्वालीफाई है, ठीक है, ओके। बट क्या ये अगेन क्वालिफाई हो जाएगा? यस, उसके बाद वो अगेन क्वालिफाई हो जाता है। तो जो क्लॉज ए बोलता है, सिंपल लैंग्वेज बोलता है कि अगर आप 3 साल तक कंपनी या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से कोई भी अगर 3 साल के लिए फाइल नहीं करती है, आ रहा है कंटिन्यूअस, तो फिर जो डायरेक्टर है, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी shall not be eligible for reappointment or appointment। आ रहा बात? अभी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट क्या होता है, थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको भी। यहां तक क्लियर है? यस। अच्छा, अब बात ये आती है दोस्तों, ध्यान से समझ, तो हर साल के लिए आप कैसे चेक कर लोगे, 3 साल चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये 3 साल के हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि भाई जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो? यस। अब यहां पे क्या होता है, इसके साथ ही हम सेक्शन अब 167(1) पे आते हैं। तो चलो आ जाओ, एक सेक्शन 167(1) देख लेते हैं, सिर्फ सब सेक्शन 1 देखेंगे हम। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है सेक्शन 167(1), ध्यान से देखना। द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर shall become vacant, shall become what, vacant, not because of casual vacancy, this is cause of what, non casual vacancy, in case he incurs any of the disqualification specified in section 164, राइट। तो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर को जो है वो ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा अगर डिस्क्वालीफाई होता है 164 में। यहाँ पे 164(2) नहीं लिखा, 164 लिखा, तो 164(1) भी कवर होगा यहाँ पे और 2 भी कवर होगा। तो जो 164(1) था उस केस में तो मैंने आपको ये चार्ट में दिखाई दिया था, आप देखो यहाँ पे, दिस डायरेक्टर शैल वैकेट दी ऑफिस। आगे बात समझ रही है? तो चूंकि ये डायरेक्टर्स की ही ग्राउंड था जिसकी वजह से डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया। बट 164(2) में डिफॉल्ट किसका था दोस्तों, कंपनी का था, डायरेक्टर ने गड़बड़ नहीं किया था, पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से डायरेक्टर ने गड़बड़ नहीं किया था। बट यस, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टर ने गड़बड़ किया था, जहां पे मैं मान रहा था कि ये गड़बड़ किसने किया, कंपनी ने किया होगा, राइट? यस। तो यहां पे ये बोलता है provided that where he incurs disqualification under section 164, तो specifically ये provided that बोल रहा है, the office of the director shall become vacant in all the companies other than, देखो लिखा है यहाँ पे, other than the company which is in default। तो जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ, और मेरे केस में किस कंपनी में डिफॉल्ट हो रहा है बताओ जरा फटाफट से। मेरे कंपनी में जो डिफॉल्ट हो रहा है वो XYZ लिमिटेड में हो रहा है, जहां पे वो डायरेक्टर था। तो उस कंपनी में बस ये अपना ऑफिस जो है वैकेट नहीं करेगा, बाकी सारी कंपनी में वो कर देगा, बट इस कंपनी में वो डिफॉल्ट जो ऑफिस है वो वैकेट नहीं करेगा। कौन सी कंपनी में, जहां पे डिफॉल्ट हुआ है, मतलब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफॉल्टिंग कंपनी बोलता हूँ, राइट? यस, बस इतना ही वहां पे ये दिखाना था। तो चूंकि ये कंपनी मेरी क्या थी, डिफॉल्टिंग कंपनी थी। देखो यहाँ पे लिखा है स्टेटस ऑफ डायरेक्टर दैट इज मिस्टर ए फॉर रीअपॉइंटमेंट इन XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड इज द कंपनी जहां पे ये देखो डिफॉल्ट हो रहा है, बराबर है। तो जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है
उस कंपनी का ऑफिस जो है वो डायरेक्टर वेकेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे नो वेकेशन ऑफ ऑफिस टिल टर्म्स ऑफ ऑफिस कम्स टू एन एंड, राइट। अगर उसको बोला गया कि भाई आपकी ऑफिस का जो टेन्योर है वो 5 साल है, तो 5 साल उसको वहां पे रहना ही है, दो द डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड। अब इसका मैं रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा सर जब डिस्क्वालीफाई है तो वो वेकेट क्यों नहीं कर रहा ऑफिस। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मेरी बात समझना, यहाँ पे अगर सारे डायरेक्टर्स को आप वैकेट करवा दोगे, बात समझ रहा हूँ, अपना ऑफिस अगर वैकेट कर देंगे तो कंपनी का काम कौन संभालेगा। आ रहा है बात समझ। चूंकि यहाँ पे डायरेक्टर की इंडिविजुअल कैपेसिटी के कारण या किसी एक डायरेक्टर की गड़बड़ी के कारण मैं सारे डायरेक्टर को नहीं निकाल सकता हूँ। आ रहा है बात समझ में। यस, तो मैंने क्या बोला, ऑफिस आप वैकेट नहीं करोगे, आप डिस्क्वालीफाई हो, आप डिस्क्वालीफाई हो। मतलब अब आप अगर दूसरे कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो, क्योंकि सेक्शन 165 बोलता है कि आप मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो। देखो इसको ऐसे समझते हैं, से सपोज मान लो मिस्टर ए है, ठीक है। नाउ मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड। ये मेरा XYZ लिमिटेड है और इसको मैं बोलता हूं डिफॉल्टिंग कंपनी है, ठीक है, डिफॉल्टिंग कंपनी है। और मिस्टर ए को 165 बोलता है कि आप मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप एज अ अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये 20 कंपनी का मिस्टर ए डायरेक्टर हो सकता है। ओके, बट अभी वो सिर्फ एक ही कंपनी का डायरेक्टर था, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज XYZ एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डिफॉल्टिंग कंपनी। अब 164(2) क्या बोलता है कि अगर ये कंपनी ने डिफॉल्ट किया, बात समझ में आया। यस, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट चूंकि गड़बड़ इसी ने किया था, अरे बात समझ, गड़बड़ इसी ने किया था, तो मैं इसको निकाल ले रहा हूं। अगर मैं इसको निकाल दूंगा, ध्यान से, अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो फिर मुझे दूसरा डायरेक्टर पॉइंट रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा बेहतर है भाई तुम ही कंटिन्यू करो। बट अब जो कि तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो, ध्यान से समझना, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो अब अगर आप दूसरी कंपनी में डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई करना चाहोगे, इफ यू अप्लाई फॉर डायरेक्टरशिप इन ABC लिमिटेड, तो ये अगर ABC लिमिटेड था, आ रहा है बात समझ में। यस, तो ABC लिमिटेड में वो जो है अपॉइंट नहीं हो सकता है। ये क्या बोल रहा है, अपॉइंट नहीं हो सकता, नो अपॉइंटमेंट इज पॉसिबल। व्हाई नो अपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्वालिफिकेशन। क्योंकि आप डिफॉल्टिंग कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो गए हो, तो आप नई कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते। यहां तक क्लियर है। अच्छा, दूसरा इसी में मैं बोलता हूं, से सपोज मान लो इसने दो जगह पे डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई किया था, XYZ में भी अप्लाई किया, ABC में भी अप्लाई किया, और दोनों जगह वो अपॉइंट हो गया। यहां पे भी अपॉइंट हो गया, ओके, और यहां पे भी अपॉइंट हो गया, राइट। यस, देयर आफ्टर, ठीक है, अपॉइंट होने के बाद यहां पे क्या हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, राइट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 साल के लिए फाइल नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे जब 3 साल के लिए फाइल नहीं हुआ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे ही अब ये डिस्क्वालीफाई होगा, तो चूंकि अब ये यहाँ पे भी अपॉइंटेड है एज अ डायरेक्टर, ध्यान से समझना, यहाँ पे भी अपॉइंटेड है एज अ डायरेक्टर, तो क्या इसको यहां से भी हटना पड़ेगा। यस, यहाँ पे भी उसको हटना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि अगर ये डिफॉल्टिंग कंपनी में डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो उसका अपॉइंटमेंट जो है वो दूसरी कंपनी में नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे देखो ये शब्द जो दिया हुआ है, ओके, यस, नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी व्हिच हैज नॉट फाइल्ड। तो ये तो एक क्लॉज आपको समझ में आ गया कि अगर सिंपल लैंग्वेज बोला तो 3 साल के लिए, 3 साल कंटिन्यूअसली या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न अगर वो फाइल नहीं करता है, तो डिस्क्वालीफाई होगा। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन पे पूरा फोकस करते हैं, नाउ समझना, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड ना। अब यहाँ पे मैं दो शब्द को यूज करूंगा, एक होता है रीअपॉइंटमेंट और दूसरा शब्द और अपॉइंटमेंट। आ रहा है बात समझ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 साल के लिए आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड कंपनी
फेल्स टू डू सो। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, एक अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप समझो रीअपॉइंटमेंट की जो बात हो रही है, ठीक है। तो रीअपॉइंटमेंट में क्या लिखा हुआ है वहां पे, shall be eligible to be no person shall be eligible to be reappointed as a director of that company। that company का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जहां पे वो ऑलरेडी अपॉइंट था, ध्यान से समझ, जहां पे वो ऑलरेडी अपॉइंट था वहां पे वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। जहां पे ऑलरेडी वो अपॉइंट था वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब अगर अगर यहां पे सॉरी यस यहां पे मिस्टर ए XYZ कंपनी में अपॉइंट हुआ, कितने के लिए, 5 साल के लिए से सपोज, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं ये यहाँ पे तो से सपोज मान लो 2014-15 और यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गया, क्लियर। तो डिस्क्वालीफाई कितने साल तक चलेगा बताओ, 5 साल तक चलेगा। मतलब कितना चलेगा दोस्तों, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 2019-20 तक, मतलब 2019 तक ये क्या साहब डिस्क्वालीफाइड है XYZ में। आ रहा है बात समझ? क्या इसे वेकेट करना पड़ेगा? नहीं, वेकेशन नहीं है क्योंकि ये डिफॉल्टिंग कंपनी, तो वेकेशन आपको नहीं करना है। आ रहा है बात समझ में? यस। अच्छा मान लो ये यहाँ पे वेकेट नहीं कर रहा है ऑफिस, ये ऑफिस में, बट ये डिस्क्वालीफाई है। अब चूंकि ये डिस्क्वालीफाई है, ध्यान से समझना, तो ये डिस्क्वालीफाई दूसरे कंपनी में नहीं जा सकता, बट वैकेशन भी नहीं होएगा, बराबर है ना। अब ये क्या होता है, जैसे इसका टर्म्स ऑफ ऑफिस खत्म होगा, कब खत्म हो रहा है दोस्तों टर्म्स ऑफ ऑफिस का, 2019-20, राइट। अब जब 2019-20 में होगा तो अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये क्या करे, सबसे पहले इसको वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस, यस, अब ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका टर्म्स ऑफ ऑफिस खत्म हो गया, बराबर है। बट ये बोलता है सर मुझे क्या करो, आप रीअपॉइंट कर दो, क्या कर दो इसमें, रीअपॉइंट करो, क्या कर दो यहाँ पे, रीअपॉइंट कर दो। तो ये इसने आज वैकेट तो कर दिया ऑफिस, बट ये वैकेट कब कर रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वैकेट नहीं हो रहा है। कब वैकेट हो रहा है, जब इसका टर्म्स ऑफ ऑफिस कंप्लीट हो रहा है। आ रहा है बात समझ? तो जैसे इसका टर्म्स ऑफ ऑफिस कंप्लीट हुआ, ऑफिस ने वैकेट कर दिया, नाउ ही हैज अप्लाइड in XYZ Limited for reappointment। आया बात समझ में? यस। तो आप बताओ, मेरी बात ध्यान से समझना, क्या ये XYZ कंपनी में रीअपॉइंट हो सकता है क्या? क्वेश्चन है मेरा, क्या ये रीअपॉइंट हो सकता है क्या? ध्यान से देखना। अगर अब मैं इस लैंग्वेज को पढ़ता हूं, अब समझ में आएगा। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी reappointed as a director of that company or appointed in other company for a period of 5 years from the date on which the said company fails to do so। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया साहब, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन था, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन था 2014-15 में। तो 2014-15 से 5 साल तक, 5 साल तक वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। क्या बोला मैं, रीअपॉइंट नहीं हो सकता। क्या वो यहाँ पे ऑफिस वैकेट करेगा, ऑफिस वैकेट नहीं करेगा तो एज अ डिस्क्वालीफाई रहेगा, वो ऑफिस वैकेट नहीं करेगा। और 5 साल के बाद क्या उसको अब ऑफिस वैकेट करना पड़ जाएगा, यस। तो जैसे ही यहाँ से 5 साल खत्म होता है और अगर अब 5 साल के बाद वो रीअपॉइंट करता है, ध्यान से समझना, 5 साल के बाद वो रीअपॉइंट करता है, तो रीअपॉइंट करता है, रीअपॉइंट होता है, तो फिर वो 5 साल के बाद अगर ऑफिस वैकेट करता है तो वो रीअपॉइंट हो सकता है। बट इसका ऑफिस वैकेट नहीं हुआ, इसका ऑफिस वैकेट नहीं हुआ। अब ये चाहता है कि मैं ये 2015 से जब मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ, ओके, तो मैं यहीं पे ऑफिस वैकेट कर दूं, ये उसकी प्लानिंग थी। तो बोले भैया तुम तो ऑफिस वैकेट ही नहीं कर सकते। तो अगर ये ऐसी प्लानिंग करता कि मैं यहाँ से वैकेट कर दूं और फिर मैं रीअपॉइंट करूं, अब बताओ जरा फटाफट से, क्या ये रीअपॉइंट पॉसिबल होगा? रीअपॉइंट पॉसिबल नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? रीअपॉइंट पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि रीअपॉइंटमेंट के लिए इसने साफ साफ क्या किया है, मना कर दिया है। आ रहा है बात समझ में? यस। और
167 ने बोला है क्योंकि ये ऑफिस भी वैकेट नहीं कर सकता है, तो ऑफिस में वो यहाँ पे रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसका टर्म्स ऑफ ऑफिस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अगर आप देखो ये क्रक्स मैंने यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी, ये रहा। तो अगर स्टेटस ऑफ डायरेक्टर मिस्टर ए इन फॉर रीअपॉइंटमेंट इन डिफॉल्टिंग कंपनी दैट इज XYZ लिमिटेड, तो सबसे पहले वो डिस्क्वालीफाई होगा 5 साल के लिए और उसे अपना ऑफिस वेकेट करने की जरूरत नहीं है। कब तक दोस्तों? टिल टर्म्स ऑफ ऑफिस कम्स टू एन एंड। तो 5 साल तक वो भले ही डिस्क्वालीफाई रहेगा बट वो उसी ऑफिस में रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। हाँ, एक बार उसका टर्म्स ऑफ ऑफिस कंप्लीट हो जाता है, 5 साल वो पूरे हो जाते हैं, इसके बाद वो रीअपॉइंट हो सकता है, बट 5 साल के पहले वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो एक बार आप 5 साल का पीरियड कंप्लीट कर लो, आप उसके बाद रीअपॉइंट हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहो कि जिस समय आप डिस्क्वालीफाई हुए उसी समय आप ऑफिस वैकेट कर दो और फिर आप उसी में एज अ रीअपॉइंट होके आ जाओ, ये मतलब ये आप बोल दो कि रीअपॉइंट कर लिया साहब, मतलब मेरा पाप धुल गया। नहीं साहब, पाप नहीं धुलेगा, पाप तो आपका जो है 5 साल बाद ही धुलेगा। आ रहा बात समझ में? तो सेक्शन 167 में बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो अब मैं सिंपल लैंग्वेज में 2A की बात करूं, 164 2A रेड विद 167 अगर मैं बात करता हूं, मैं सिंपल लैंग्वेज में क्या बात करता हूं कि अगर कंपनी कंटिन्यूअस 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फेल हो जाती है फाइल करने से, आ रहा है बात समझ में, तो जो डायरेक्टर है वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट 167 के तौर पे उसे ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है। कब तक? 5 साल तक, टिल द टर्म्स ऑफ ऑफिस गेट्स व्हाट एक्सपायर्ड, बराबर। बट अगर वो इसके पहले ऑफिस वैकेट करके रीअपॉइंट करना चाहेगा तो सेक्शन 164(2) उसे रीअपॉइंट होने नहीं देगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? बोलो जरा फटाफट से यस। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, तो इसको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, राइट, ऑफिस वैकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसे 5 साल तक उस ऑफिस में रहना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो या नहीं क्लियर हो? yes. अब इसमें मैं दूसरा इंटरप्रिटेशन देता हूं। देखो इंटरप्रिटेशन इसमें बहुत सारे हैं, तो ये तो हो गया रीअपॉइंट हो सकता, और क्या लिखा है? अपॉइंटेड इन अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब ये क्या बोलता है यहाँ पे, इसको भी समझते हैं। से सपोज मान लो मिस्टर ए है, ओके, नाउ मिस्टर ए अपॉइंट हुआ XYZ लिमिटेड में, ठीक है, ओके, एंड ये यहां पे डिस्क्वालीफाई हो गया। डिस्क्वालीफाई हो गया कितने साल के लिए? जल्दी बोलो फटाफट से। 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। क्लियर? कब से? फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट, फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट। क्या ऑफिस ये वैकेट कर पाएगा? नहीं, नो वैकेशन इज पॉसिबल। यहां तक पिक्चर क्लियर है? नाउ अब ये क्या चाहता है, ध्यान से समझना, ये रीअपॉइंट हो सकता है क्या? नहीं, रीअपॉइंट भी पॉसिबल नहीं है। नो रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, इज पॉसिबल इन XYZ लिमिटेड। ये एकदम क्रक्स हो गया इसका, ठीक है, ओके। अब चूंकि ध्यान से समझना, मिस्टर ए सेक्शन 165 बोलता है इसे नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, नंबर ऑफ व्हाट? डायरेक्टरशिप। आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 20 कंपनीज। तो इसके तहत इसने अप्लाई किया, इसने अप्लाई किया ABC लिमिटेड में फॉर डायरेक्टरशिप। आगे बात समझ में? यस। 165(1) के हिसाब से वो मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप हो सकती है। बोले ठीक है भाई, XYZ लिमिटेड में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूं, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं ABC लिमिटेड में अपॉइंट हो जाता हूं एज अ डायरेक्टर। तो जब वहां पे अपॉइंट किया, राइट, तो ABC लिमिटेड ने पूछा कि भाई आपके पास डिन है या नहीं है? याद करो वो जनरल प्रोविजन, इंडिविजुअल ही है, हाँ तो इंडिविजुअल है, डिन है, क्या आप डिस्क्वालीफाई हो? जरा रिपोर्ट दिखाओ। तो जब उसने देखा तो वहां पे मेंशन हुआ कि भाई ये डिस्क्वालीफाई है XYZ लिमिटेड में। तो जब ये XYZ लिमिटेड में डिस्क्वालीफाई था और इसने चेक किया ABC लिमिटेड कौन से सेक्शन में डिस्क्वालीफाइड है, तो यहाँ पे लिख के है 164(2) में डिस्क्वालीफाई है। तो 164(2) में चूंकि डिस्क्वालीफाई था, ध्यान से समझना यहाँ पे। अब फिर से मैं ये लैंग्वेज को पढ़ रहा हूँ, यस।
तो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। दैट कंपनी मतलब क्या होगा दोस्तों, XYZ लिमिटेड, ठीक है। रीअपॉइंट नहीं हो सकता, वहां पे रीअपॉइंट नहीं हो सकता। और अपॉइंटेड इन अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ओ, तो क्या ये अदर कंपनी है? जल्दी बोलो फटाफट से, ABC लिमिटेड क्या ये अदर कंपनी है? यस, ये अदर कंपनी है। और चूंकि ये यहाँ पे डिस्क्वालीफाई था, मिस्टर ए जो था ये यहाँ पे डिस्क्वालीफाई था अंडर सेक्शन 164(2), तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो मिस्टर ए शैल बी considered to be disqualified for appointment as a director under section 164(2). पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, मतलब अगर आप एक कंपनी में, डिफॉल्टिंग कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो गए 164(2) में, तो ध्यान से समझना, एक तो आप इसको रीअपॉइंट नहीं हो सकते यहाँ पे, मतलब आप इस कंपनी में दोबारा एज अ फ्रेश डायरेक्टर नहीं आ सकते। आप एज अ डायरेक्टर रहोगे, पुराने वाले डायरेक्टर रहोगे, बट आप एज अ रीअपॉइंट होके उसमें एज अ डायरेक्टर नहीं आ सकते, तो रीअपॉइंट पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बट आप ऑफिस भी नहीं छोड़ पाओगे, मतलब ना अब आप काम कर पाओगे और ना ही आप ऑफिस छोड़ पाओगे। तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी हो बट नो वैकेशन, तो आप ऑफिस छोड़ भी नहीं सकते, तो ऑफिस में आप ही रहोगे बट आप डिस्क्वालीफाई एज अ डायरेक्टर रहोगे। आ रहा है बात समझ में? यस। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, आप बाकी दूसरी कंपनी में भी एज अ न्यू डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो अपॉइंट और रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट का मतलब होता है न्यू ज्वाइनिंग, नया ज्वाइन कर रहे हो, न्यू ज्वाइनिंग इन न्यू कंपनी, ओके। बट रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रेश ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? फ्रेश ज्वाइनिंग इन एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब जिस कंपनी में थे, राइट, आप ज्वाइन कर रहे हो आफ्टर टर्म्स ऑफ ऑफिस इज ओवर। तो प्रीवियस टर्म्स ऑफ ऑफिस वंस ओवर, यू कैन अप्लाई फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब आप उसी कंपनी में अब आपका नेक्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रीअपॉइंटमेंट। तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप XYZ में अपॉइंट हुए थे, अब आपका यहाँ पे टर्म्स ऑफ ऑफिस खत्म हो गया तो अब आप ABC में रीअपॉइंट हो रहे हो, नहीं, आप रीअपॉइंट XYZ में ही होगा। तो जब आपका ये 5 साल का टर्म खत्म होगा और आप उसी टर्म्स को आप फिर से दोहराना चाहोगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रीअपॉइंटमेंट। आ रहा है बात समझ? बट अपॉइंटमेंट क्या होगा? ऑलवेज अ न्यू ज्वाइनिंग, ऑलवेज अ न्यू ज्वाइनिंग इन अ न्यू कंपनी, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे शब्दों पे फोकस रखना, मैंने उसको कैप्स में दिया हुआ है। रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या हो गया? इन दैट कंपनी जिसमें आप ऑलरेडी अपॉइंटेड थे, आप उसमें रीअपॉइंट भी नहीं हो पाओगे और नई कंपनी में आप अपॉइंट भी नहीं हो पाओगे। कब तक? 5 years तक, फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट? डिफॉल्ट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और यहाँ पे मैंने बता दिया, एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 167(1), if a director incurs disqualification under section 164(2), the office of the director shall become vacant in all the company। अब वो चाहे, ध्यान से समझना, XYZ के अलावा अब वो चाहे जिस भी कंपनी में जाएगा, ABC हो, PQR हो, ओके, JKL हो, MNOP हो, व्हाटएवर, राइट, MNO हो, इस किसी भी कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला कि जहां पे उसने डिफॉल्ट किया है, जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, वहां पे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बट अपनी ऑफिस नहीं छोड़ेगा, और उसके अलावा वो दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकता। कब तक? 5 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। सिंपल एज दैट। क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आया हो दोस्तों, ठीक है, अब यहां पे ये जो ए पॉइंट था ये क्लियर हो गया आपका? बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन आता है, मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट हुआ था, से सपोज मान लो 2017-18 में, ओके, 2017-18 में डिफॉल्ट हुआ था,
अब ये जो डिफॉल्ट हुआ था तो उसने रिटर्न विटर्न फाइल नहीं किया था, तो डायरेक्टर को क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, एक को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है। और कंपनी ने उस समय नए डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर दिए, कर सकता है कंपनी अपॉइंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी ने जब डायरेक्टर अपॉइंट किया, बी डायरेक्टर अपॉइंट किया मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी ने, ध्यान समझना, तो मिस्टर बी ने वो जो फाइल नहीं हुई थी उसने फाइल पूरी की पूरी कर दी, राइट। मतलब जो डिफॉल्ट था वो अब गुड हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, मतलब जो डिफॉल्ट था अब उसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। मेरा क्वेश्चन है कि जो डिफॉल्ट था, राइट, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन आया, मिस्टर बी ने आके उस डिफॉल्ट को सॉर्ट कर दिया, मतलब सुधार दिया, सही कर दिया। तो क्या अब जो मिस्टर ए पहले डिस्क्वालीफाई हुआ था, क्या अब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अब क्या वो क्वालिफाई हो सकता है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। 2017-18 में जो डिफॉल्ट हुआ, 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन आया, तो अगर ये 3 साल तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ, अब इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया अगर, और कंपनी ने बी को अपॉइंट कर लिया, तो बी ने आते ही सबसे पहले 3 साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो फाइल कर दिया। तो जैसे वो फाइल किया तो वो जो डिफॉल्ट था दैट मेक्स व्हाट गुड, राइट, मतलब वो डिफॉल्ट सॉर्ट आउट हो गया। तो एज अ रिजल्ट जो डिफॉल्ट अब गुड हो गया है, अब वो सारी चीजें सॉल्व हो गई है, क्या जो मिस्टर ए पहले डिस्क्वालीफाई हुआ था, क्या अब उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैंसिल हो सकता है? क्या उसे फिर से हम क्वालिफाई कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये देखो मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, if after disqualification under section 164(2) is attracted, the default is made good by the company, right? The directors who got disqualified by reason of section 164(2) shall continue to be disqualified। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक बार जो डिस्क्वालीफाई हुआ, दैट डिस्क्वालीफाई शैल बी कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट, 5 years, 5 साल तक उसका डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शैल बी, नो पर्सन शैल बी, नो पर्सन शैल बी, शैल बी मतलब क्या हो गया दोस्तों, मैंडेटरी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी है कि वो रीअपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, तो अब चाहे वो डिफॉल्ट गुड ही क्यों ना हो जाए, उसे रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा 5 साल के पहले। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, पक्का 100% श्योर हूं मैं, यस, क्लियर है, यस। और दूसरी पॉइंट मैंने बता दिया, ऑल डायरेक्टर्स शैल बी डिस्क्वालिफाइड, एक डायरेक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा था अ पर्सन नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे नो पर्सन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर, जितने भी लोग डायरेक्टर है या थे, अरे बच्चा, और कंपनी ने अगर ऐसा डिफॉल्ट किया तो जितने भी डायरेक्टर है या थे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। तो ऑल डायरेक्टर शैल बी डिस्क्वालीफाइड, तो यहाँ पे हमने ये वाला भी पॉइंट कवर कर दिया, ऑल डायरेक्टर शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 years। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों, यस, ओके। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, यस, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी, पक्का है, यस। अब यहाँ पे बी पॉइंट आता है, ओके, यस, बी पॉइंट आता है। थर्ड वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट ये बोल रहा है, इसको मैं पढ़ देता हूँ, चलो, बिफोर आई स्टार्ट विद बी वाला क्लॉज, once the director becomes disqualified under section 164(2) they cannot be reappointed in defaulting company, ये भी बता दिया, डिफॉल्ट कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते बिफोर एक्सपायरी ऑफ व्हाट, 5 years, and they cannot be appointed in all other companies, दूसरे कंपनीज में भी वो अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो they cannot be appointed और existing कंपनी में रीअपॉइंटेड, if they also have appointed as a director in other company, already वो अगर अपॉइंट हुए हैं, and thereafter default is made by existing company under section 164(2), then by virtue of section 167(1) क्या करना पड़ेगा, they shall vacate the office in all other companies, क्योंकि उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर वो पहले भी अपॉइंट हो चुके हैं तो भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। However, they are not liable to vacate the office of director in defaulting company, but हाँ, जो डिफॉल्टिंग कंपनी है XYZ जो कंपनी है, वहां पे उनको ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी के ऑफिस उनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वैकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बताया था मैंने कि अगर
यस ये रहा आपका डिफॉल्टिंग कंपनी। डिफॉल्टिंग कंपनी में अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो एबीसी लिमिटेड में अगर वो अपॉइंट हो भी गया है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे अपॉइंट नहीं हुआ है तो इनका अपॉइंटमेंट लिया ही नहीं जाएगा। मतलब अदर कंपनीज में अगर अपॉइंटमेंट हो गया है तो वैकेट कर दो, और अगर नहीं हुआ है तो अपॉइंट आपको मिलेगा नहीं। आ रहा है बात समझ में? यस ओके, तो थर्ड पॉइंट भी हमने यहाँ पे ये कवर अप कर लिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस once the director is disqualified under section 64 164 rule 14 shall be applied। अच्छा तो रूल 14 क्या है, वो प्रोसीजरल पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिफोर डिस्कसिंग विद रूल नंबर 14 हम क्लॉज नंबर बी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बोलते हैं सब ध्यान से समझना, मतलब या तो आपने ये 3 साल फाइल नहीं किया या तो आपने ये 3 साल फाइल नहीं किया, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, राइट। बट अगर मैं बोलता हूँ ध्यान से समझना, अगर आपने ये दोनों भी मतलब फाइनेंशियल मतलब क्वालिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, आप मेरे को बताओ। क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है कि आप दोनों ही मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न दोनों ही 3 साल तक क्या फाइल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 3 साल तक आपने फाइल किया है, ओके, और एनुअल रिटर्न भी आपने 3 साल तक फाइल किया। बोलो जरा फटाफट से, क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन। ये 2 साल फाइल है, ये 3 साल फाइल है। अब बोलो फटाफट से, आउट ऑफ 3 2 साल आपने फाइल किया और 1 साल फाइल नहीं है, जल्दी बोलो फटाफट से, अभी भी क्वालिफिकेशन है। यस अच्छा, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आउट ऑफ 3 इयर्स 1 साल ही आपने फॉलो किया है। क्या मैंने बोला, आउट ऑफ 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल आपने सिर्फ 1 साल ही फाइल किया है तो भी ये क्वालिफाइड है, क्योंकि 3 साल में 1 साल कम से कम है। बट अगर ये 0 हो गया मतलब तीनों साल कंटिन्यूअसली रिटर्न फाइल है तभी ये जाके डिस्क्वालीफाई होगा। अरे बात समझ में? तो 3 साल में आप एक बार भी अगर रिटर्न फाइल कर दो या स्टेटमेंट फाइल कर दो, अरे बस 3 साल में एक खून माफ है भाई साहब। 3 साल में एक 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 रिटर्न या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप फाइल कर दोगे, आप इस डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाओगे। क्लियर और नॉट क्लियर? यस ओके। नाउ अब यहां पे बी पॉइंट आता है। एकदम क्लियर हो? बहुत अच्छी बात है। नाउ बी पॉइंट क्या होता है, नो पर्सन, अब मैं वो फिर से वो पूरी लाइन पढ़ूंगा, इसके बाद मैं इसको कवर करूँ। नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, तो नो पर्सन who is or has been a director of company has failed to repay the deposit। ओके आपने डिपॉजिट लिया था किसी से, पब्लिक कंपनी से डिपॉजिट लिया था, ठीक है, ओके, पब्लिक डिपॉजिट आपने, सर पब्लिक कंपनी बोल रहा हूँ, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से आपने डिपॉजिट लिया था बट आप उसको रिपे नहीं कर पाए, ठीक है। डिपॉजिट का आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए, मतलब आपने डिपॉजिट से सपोज मान लो आपने 10 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया है, कितने का, 10 लाख रुपए का, एट द रेट ऑफ 10%, so suppose 1 लाख रुपीज एज्यूम करो, ठीक है। तो अब ये जो आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिया, ध्यान से समझना, ठीक है, तो आप इसको रिपे नहीं कर पा रहे हो। क्या नहीं कर पा रहे हो? रिपे। रिपे मतलब क्या हो गया दोस्तों, लिया था बट आप अपने जेब से उसको दे नहीं पा रहे हो। इंटरेस्ट आपने कभी लिया नहीं था, वो एक्रू हुआ है, इसलिए उसके लिए उसने वर्ड यूज किया पे, रिपे नहीं किया हुआ है, राइट। इंटरेस्ट आप लोन में उधारी नहीं लिया था कि आपको उसको रिपे करना है, तो ये चूंकि एक्रूड हुआ है इसलिए अगर बोल रहे हैं आप उसको पे नहीं कर पाते हो। तीसरा बोलता है डिबेंचर्स आपने लिया है, आप उसे रिडीम नहीं कर पा रहे हो, डिबेंचर्स को आप क्या कर पा रहे हो, रिडीम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या तो डिबेंचर के आप इंटरेस्ट को पे नहीं कर पा रहे हो। नो नो आ रहा है बात समझ में? यस, तो या तो नो रिपे ऑफ डिपॉजिट, या तो नो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, या तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आप नहीं कर पा रहे हो, या तो पेमेंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं कर पा रहे हो, या तो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया बट आप डिक्लेयर्ड डिविडेंड आप पे नहीं कर पा रहे हो, पे नहीं कर पा रहे हो। अरे बात समझ, ये तीनों चीज। तो इन 5 में से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन 5 में से कोई भी एक डिफॉल्ट अगर कंपनी ने किया है, आ रहा है बात समझ में, तो सारे के सारे डायरेक्टर, ध्यान से समझना क्योंकि ए और बी दोनों अप्लाई हो रहा है इसके लिए, तो सारे के सारे डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। तो ये वाला पॉइंट भी आप देख लो। 2014 15 ओके,
इसमें एक चीज और है, क्या बोलता है, पे एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड, पूरा पढ़ लेते हैं, सच फेलियर, ये जो फेलियर था, टू पे और रिडीम, टू पे और रिडीम कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो डिफॉल्ट है ये मिनिमम कितने ईयर के लिए है बेटा, 1 ईयर के लिए। 1 मिनिमम, अगर आप 1 ईयर तक पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हो या उससे ज्यादा, यहाँ पे लिखा है ना मिनिमम 1 ईयर और मोर, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वट आप उससे ज्यादा अगर नहीं कर पा रहे हो तो 1 साल जैसे ही टच हो गया आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बट उसने, ध्यान से समझना, जो डिपॉजिट था 10 लाख रुपए, राइट, वो 1 साल तक वो पे नहीं कर पाया, सिर्फ 1 महीने तक पे नहीं कर पाया, बाकी दूसरे महीने जाके वो पे कर दिया था, मतलब साल वो टच ही नहीं किया। बोलो जरा फट से डिस्क्वालीफाई होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर कोई भी, ध्यान से समझना, डिफॉल्ट नहीं आ रहा है पेमेंट में, और या तो डिफॉल्ट आया है लेस देन 1 ईयर, बात समझ में, दोनों चीजें बोल रहा हूं, या तो डिफॉल्ट है लेस देन 1 ईयर, या तो डिफॉल्ट आया ही नहीं है, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में, यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सेक्शन 164(2) में देखो यहाँ पे आगे सेकंड वाला का ये एनालिसिस देख लो, फिर इसके बाद क्रक्स आपको बताता हूँ दोनों का। 14-15 में इसने फेल हो गया, रिपे डिपॉजिट नहीं कर पाया, एज्यूम करता हूँ मैं एनुअली, यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ये एनुअली ही फेलियर था, मतलब 1 साल तक वो रिपे ही नहीं किया, मतलब 1 साल आ गया, मतलब क्या हो जाएगा साहब, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें उसने पे की थी, बोलो जरा फट से डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, होगा। तो स्टेटस ऑफ डायरेक्टर मिस्टर ए इन एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड डिफॉल्टिंग कंपनी, डिस्क्वालीफाई होगा। क्या अब मिस्टर ए एक्स वाई जेड लिमिटेड में अपॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता, वहां पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। स्टेटस ऑफ डायरेक्टर मिस्टर ए जेकेएल लिमिटेड, नहीं, वहां पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, यस। तो इस डिफॉल्टिंग कंपनी में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बाकी जगह दूसरी जगह पे भी अगर वो अपॉइंट हुआ है तो अपॉइंट होगा तो वहां पे उसको वैकेट करना पड़ेगा, और अगर वो अपॉइंट वहां पे नहीं हुआ है तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर, यस। 15-16 में अगेन आप देखो, यहाँ पे ये पे था बट यहाँ पे फेल हो गया, तो अगेन ये नया फेल आ गया, ये भी फेल जो था दोस्तों 1 साल के लिए कंटिन्यू हुआ, तो अगेन डिस्क्वालीफाई आ जाएगा, और डिस्क्वालीफाई कितने साल तक के लिए रहेगा, 5 साल तक के लिए रहेगा। आ रहा है बात समझ, और ये जैसे यहाँ से फेल होगा तो अगेन यहाँ से 5 साल, यहाँ फेल हुआ अगेन 5 साल, इस तरीके से चलता जाएगा। तो जब भी आप ऐसी चीजें फेल होते जाओगे 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन पड़ता है, और एक डायरेक्टर नहीं, सारे डायरेक्टर जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है डिफॉल्टिंग कंपनीज में। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से यस। बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 167 क्या बोलता है दोस्तों, कि जो डिफॉल्टिंग कंपनी है वहां पे आपको ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है, आगे बात समझ। बट बाकी जगह पे अगर आप दूसरी कंपनी में हो, वहां पे अगर आप ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हो तो आपको इमीडिएट ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। पक्की बात है, क्लियर है या नहीं क्लियर, यस। तो 5 साल तक का डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा। तो ये जो कमेंट मैंने दिया हुआ है, if company fails to repay deposit or redeem debenture or fails to pay, or it shall be for less than a year, that is monthly या quarter या half yearly, then in that case they will be still considered to be a qualified। आगे बात समझ में, यस। तो यहाँ पे बोला if company fails to repay but less than a year है, तो they will remain what, qualified रहेंगे, disqualified नहीं होंगे। क्लियर है, यस। ऑल डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, और अगर डिस्क्वालीफाई हुआ तो कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा दोस्तों, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। प्रोविजन टू सेक्शन 164(2) शैल बी अप्लाइड इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। नाउ सी दिस वन, ये जो यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट दिया हुआ है, क्या बोलता है, प्रोवाइडेड वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ओके, वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी व्हिच इज इन डिफॉल्ट, क्या बोल रहे हैं, व्हिच इज इन डिफॉल्ट। अल्टीमेटली किसकी बात कर रहा है दोस्तों, डिफॉल्टिंग कंपनी की बात कर रहा है। ऑफ क्लॉज ए और बी, दोनों क्लॉज में ये अप्लाई हो रहा है, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months। ये क्या मतलब बोल रहा है, from the date of his appointment, मतलब यहाँ पे ये बात कर रहा है दोस्तों नए डायरेक्टर की, when a person is appointed as a director of a company which is in default, okay, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment। तो अगर यहाँ पे जैसे आपको मैंने ये लिखा है कि ये जो नया बंदा अपॉइंट हुआ है, आ रहा है बात समझ में, तो ये जो नया बंदा अपॉइंट होगा इसको आप तुरंत, अगर मेरी बात समझना,
जैसे ये मान लो आज अपॉइंट हुआ नया डायरेक्टर और नेक्स्ट डे आपका ड्यू डेट आ रहा है रिटर्न फाइल करने का, राइट? तो उस केस में आप इसको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रोविजो बोलता है कि अगर कोई नया बंदा अपॉइंट हुआ है तो मिनिमम 6 मंथ के लिए भले ही ए में कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, कंपनी बी में डिफॉल्ट कर रही है, डजंट मैटर, मिनिमम 6 मंथ्स के लिए हमेशा क्या रहेगा? क्वालिफाइड रहेगा। मिनिमम 6 मंथ्स, राइट, फ्रॉम अपॉइंटमेंट डेट वो रिमेन क्वालिफाइड रहेगा, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसका क्रक्स आपसे बोलूं तो दिस व्हाट कैन बी द क्रक्स ऑफ सेक्शन 164(2). तो चलो आ जाओ, इसको एक डायग्राम बना लेते हैं अपन फटाफट से। ये मैंने डायग्राम तो क्या पीपीटी में दिया हुआ है, ये देखो सेक्शन 164(2) में देखो क्या बोलते हैं, इफ अ कंपनी फेल्स टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 3 ईयर, और अब सिंपल लैंग्वेज में फेल्स टू repay डिपॉजिट और redeem debentures और फेल्स टू पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स और फेल्स टू पे डिक्लेयर डिविडेंड, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज होती है then all past and present directors shall be disqualified for 5 years। ये लिखने का आपका तरीका होगा एग्जाम में। अगर सेक्शन 164(2) से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आप प्रोविजन इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर बेयर एक्ट आप याद कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप नहीं याद कर पाते हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, राइट? तो देन ऑल पास्ट एंड प्रेजेंट डायरेक्टर्स शैल बी डिस्क्वालिफाइड 5 years फॉर रीअपॉइंटमेंट इन डिफॉल्टिंग कंपनी एंड अपॉइंटमेंट इन अदर कंपनीज। नहीं हो सकता है, राइट? यस। However, as per section 167(1), all these directors shall vacate the office in all other companies except defaulting company till terms of office comes to an end। तो जब तक उसका terms of office खत्म नहीं हो जाता वहां तक वो ऑफिस जो है वो डिफॉल्टिंग कंपनी का वैकेट नहीं करेगा, बाकी दूसरी कंपनी का वो वैकेट कर सकता है। दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी। एंड सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होता, वो लिखा हुआ है उसमें। गवर्नमेंट कंपनी को इसलिए भी अप्लाई नहीं होता है दोस्तों क्योंकि ये जो रिटर्न फाइल करने की बात है ये सब आप गवर्नमेंट को ही कर रहे हैं, और चूंकि कंपनी भी गवर्नमेंट है और रिटर्न भी गवर्नमेंट को फाइल करना है, गवर्नमेंट बोल देती है यार अंदर की बात है, क्यों समझना है इसको, लड़ाई करना है, राइट? तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए इन चीजों से रिलेटेड जो है ये उसको मुक्ति दे दी है। आ रहा है बात समझ? तो गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी है और अगर ऐसे डिफॉल्ट हो रहे हैं तो डायरेक्टर कभी भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, बट कहां पे? सेक्शन 164(2) में। बट दिस ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज रिमेन एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है, ये तो डायरेक्टर का ही गड़बड़ है, ये डायरेक्टर अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड किसी भी कंपनी में लॉजिकल है बॉस कि अगर अनसाउंड माइंड वो किसी भी कंपनी का है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, बट चूंकि यहाँ पे कंपनी गड़बड़ कर रही है, कंपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रही, तो भाई साहब गवर्नमेंट को ही आप रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो गवर्नमेंट बोलते हैं यार गवर्नमेंट कंपनी हो, गवर्नमेंट को ही रिटर्न फाइल करना है, आपस की बात है, समझ लेंगे, डायरेक्टर को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करने की जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में थर्ड वाला पॉइंट मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे ये बोलता है फ्रीडम टू प्रिस्क्राइब एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा है प्राइवेट कंपनी की, तो चूंकि प्राइवेट कंपनी को जो है कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होता नहीं है, प्राइवेट कंपनी जो है वो एओए के हिसाब से चलती है, राइट? तो प्राइवेट कंपनी को ये फ्रीडम दिया गया है कि वो कोई भी पॉइंट को ऐड कर सकती है एनी अदर पॉइंट्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय वर्च्यू ऑफ एओए। तो अगर ध्यान से समझना, प्राइवेट कंपनी ने बोल दिया है कि भाई मैं भी अपने डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई करूंगी 164 के तहत, मतलब उसने अपने एओए में लिख दिया कि भाई वी नीड टू कंप्लाई व्हाट 164, राइट, फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो जब उसने एओए में लिख दिया तो फिर डेफिनेटली ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। बट चूंकि प्राइवेट कंपनी है और वो एओए के हिसाब से चलती है, 164 के हिसाब से नहीं चलती है, तो अगर प्राइवेट कंपनी अपार्ट फ्रॉम 164 के प्रोविजन, अपार्ट फ्रॉम प्रोविजन ऑफ 164 अगर वो कुछ और भी पॉइंट डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ऐड करना चाहती है तो बिल्कुल ऐड कर सकती है। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस। तो प्राइवेट कंपनी हैज फ्रीडम टू ऐड एनी अदर पॉइंट्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट एओए अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 164। उसने बोल दिया सपोज मान लो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, राइट, तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर होंगी तो पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ना, हो सकता है तो बिल्कुल वो
प्राइवेट कंपनी है तो बिल्कुल ये पॉइंट वहां पे ऐड कर सकती है, गॉट ऑल फ्रीडम टू ऐड ऑल दोस पॉइंट्स। क्लियर? यस। तो ये हमारे तीनों सब सेक्शंस दोस्तों जो थे वो कवर हो गए, राइट। इसका मैं क्रक्स आपको देता हूं जिसके थ्रू आपको ये याद करना है पूरा। अब यहाँ पे आप देखो दिस पॉइंट, यस, yeah, freedom to prescribe additional grounds of disqualification. The private company may by its articles provide for any disqualification for appointment as a director in addition to those specified in subsection 1 and subsection 2. Clear or not clear? Yes. पक्की बात है, 100% श्योर हूँ। yes. ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने पिछली बार ही कवर कर लिया था, मतलब प्रीवियस सेक्शन में ही कवर कर लिया था क्योंकि ये सबसेक्शन 1 की बात कर रहा था। तो मैंने वहां पे बात किया था कि अपील वगैरह करते भी हो, हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन, तो दिस डिस्क्वालिफिकेशन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई। तो मैंने आपको कल ही बता दिया कि जैसे इंसॉल्वेंसी वाला केस था, अपील आपने किया इंसॉल्वेंसी के लिए, तो जिस मोमेंट पे आप अपील कर दोगे तो उस टाइम पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आ रहा है बात समझ? और दूसरी बात ये था कि दोस्तों अगर आप कन्विक्ट हो गए हो कोर्ट में, राइट, और वहां पे अगर आप अपील या पिटीशन फाइल कर रहे हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई ही माने जाओगे। आपका अपील जो है, जैसे सपोज मान लो वहां पे उसने बोला था कि कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर लिया, 6 महीने के लिए आपको सजा वगैरह दे दी है, जो भी उसका पॉइंट था, राइट, और आपने उस कन्विक्शन के अगेंस्ट में कोर्ट में अपील फाइल किया, राइट, तो अपील फाइल करने से कुछ भी नहीं होता है। आ रहा है बात समझ? वंस यू आर डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड यू विल बी रिमेन्ड एज डिस्क्वालिफाइड। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट ये अपील वाला केस जो था ये डी, ई एंड जी के केस में था, ठीक है। ओके, नाउ यस, ये गवर्नमेंट वाला भी हमने कवर कर दिया। तो ऑलमोस्ट जो है हमने सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 के सारे पॉइंट्स को कवर अप कर दिया। अब बात ये आती है सर कि इसको अगर याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये डायग्राम बना देता हूँ, आप दिमाग में फिट कर लेना। 164 2 ओके, बोलता है इफ कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट by virtue of clause A or clause B, then all directors past or present shall be disqualified for 5 years from date of default। ये रहा आपका सिंपल लैंग्वेज, बराबर है? यस। तो अब ये क्लॉज ए क्या बोल रहा है, क्लॉज बी क्या बोल रहा है? क्लॉज ए क्या बोल रहा था? if financial statement or annual return was not filed in continuous in 3 financial years, right? बी वाला क्लॉज क्या बोल रहा था? if deposits were not paid, repaid, interest thereon was not paid, ठीक है, debentures were not redeemed, interest thereon was not paid, and or not and or dividend declared was not paid, and such default continues for, come on, 1 year or more,
आया बात समझ में? यस। तो दिस इज सेक्शन 164(2). तो 5 साल के लिए जो है, यस, 5 साल के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यस, 5 साल के लिए क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कौन? ऑल डायरेक्टर्स। यस, आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अच्छा, अब इसके बाद ये तो 164(2) की बात होगी, ठीक है। इसमें अब हमने क्या बताया था? 164(2) है, इट इज नॉट अप्लाइड। इसी में आप जितने पॉइंट ऐड कर सकते हो कर लो। इट इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ, कम ऑन, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, राइट? यस, गवर्नमेंट कंपनी। इट इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी। ओके, नाउ अगर ये चीजें होती है, ध्यान से समझना, इसमें और एक चीज लिख सकते हैं, फॉर अपॉइंटमेंट in that company or for, sorry, appointment in other company or for reappointment in that company. बराबर है? यस। बट यहां पे वेकेशन ऑफ ऑफिस में अंडर सेक्शन 167 क्या बोलता है? ये disqualified director under section 164(2) shall vacate his office except in defaulting company. क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो सिर्फ डिफॉल्टिंग कंपनी को छोड़ दो तो उसको हर एक ऑफिस का जो है वो वैकेट करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये सारी चीजें तो 16, तो इसमें अपन ने कितनी चीजें पढ़ी सेक्शन 164 में? देखो सेक्शन 164(2) में, और समरी करो इसको फटाफट। देखो याद रखना बहुत जरूरी है, क्रक्स और सिंपल करो इसका। 164(2) में आपने क्या क्या पढ़ा? 164(2) में आपने उसके साथ गवर्नमेंट कंपनी भी चीजें पढ़ी। बस अब आप ऐसी चीजें लिख लोगे, दिमाग में फिट कर लोगे, तो आपको सारी चीजें याद रहेगी। 164(2) में गवर्नमेंट कंपनी पढ़ लिया, इसके साथ आपने सेक्शन 167(1) भी पढ़ा। बोले यस और नो? यस, बिल्कुल। 167(1) पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा 164, ओके, तो इसमें आपने दो चीजें पढ़ ली। एक तो था डिफॉल्टिंग कंपनी और एक था आपका दैट इज अदर कंपनी, ठीक है। दैट इज अपॉइंटमेंट इन अदर कंपनी एंड रीअपॉइंटमेंट इन डिफॉल्टिंग कंपनी। ये बस याद रख लेना। अदर कंपनी के केस में बताओ जरा फट से। नो वेकेशन, नो वेकेशन अंडर सेक्शन 167, और यहाँ पे था वेकेशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 167। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो बस अब देखो, अब ये जो क्रक्स है ना, ये मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। ये मजा आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा? क्योंकि आपने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। आया बात समझ? तो आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जब आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हो तो रीडिंग हो जाए, और रीडिंग ऐसी होगी वो दिमाग में फिट हो जाए, एंड अब उसका आप क्रक्स बना लो, समरी बना, उसी टाइम पे बनाओ, राइट? अदरवाइज वो बाद में भूल जाएगा। उसी टाइम पे आप बना लो। बाकी मैंने नोट्स में सारी समरीज दी हुई है, राइट? और इस समरी को बस आप दिमाग में फिट कर लो दोस्तों, और इसी को आप बार बार रिवाइज करो। गारंटेड बोल रहा हूँ, एग्जाम तक नहीं भूलेगा। तो बस ऐसे क्रक्स मारना इसको, राइट? और जहां तक पॉसिबल हो तो आप इसके जो सेक्शंस है वो आप दिमाग में रखते जाओ। अगर आप देखो तो मैंने भी याद नहीं किया, देखो आपके साथ ही बोलता हूँ सिंपल लैंग्वेज, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग जितनी बोलती है। 164(2) बोलता है, चलो फटाफट से मेरे साथ बोल लो। बेयर एक्ट बोलते, ठीक है। नो पर्सन who is or has been a director in the company which
which financial statement or annual return has not been filed in continuous 3 financial year, or which has failed to repay deposit or payment of interest thereon, or redeem debentures, or fail to pay interest thereon, or fails to pay declared dividend, right? then तो वहां पे क्या हो जाएगा, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल, तो नो पर्सन ऊपर ही था तो शैल बी एलिजिबल, तो कॉमा करके नीचे शैल बी एलिजिबल for appointment in a reappointment in that company or appointment in other company for a period of 5 years, right? You shall not be eligible for appointment in that company, a reappointment in that company or appointment in another company for a period of 5 years from the date of default, from the date of default. So this is what called as entire section 164(2). बराबर। सो बस इस तरीके से है, जैसे क्या है, बेयर एक्ट याद करना क्वाइट डिफिकल्ट है, राइट? वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं, बट अगर आप लॉजिकली उसके एक एक शब्द पे फोकस करके बेयर एक्ट पढ़ोगे, गारंटेड बोल रहा हूं, बेयर एक्ट क्या, बेयर एक्ट का बाप भी याद हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। बट ये अपने ऊपर है कि अपन कितना इंथुजियाज्म के साथ पढ़ रहे हैं, कितना बेयर एक्ट को समझ के पढ़ रहे हैं। जितना आप ज्यादा उसको समझने की कोशिश करोगे, उतना ही जल्दी वो लैंग्वेज याद होगी। जितनी जल्दी लैंग्वेज याद होगी, आपका विजन बढ़ जाएगा, आप क्रक्स बना पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप कभी भटकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपके साथ कोई भी डिस्कस करूंगा बेयर एक्ट पे, ऐसी चीज तो बेयर एक्ट पे थी ही नहीं, और अगर थी तो कौन सा ऐसा शब्द है बेयर एक्ट का जो इस इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट कर रहा है, इस तरीके की थिंकिंग आई है। बट अगर आप वही रेडीमेड क्रक्स आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये एनालिसिस आप कभी नहीं पा पाओगे। आ रहा है बात समझ में? यस। तो आई ऑलवेज सजेस्ट बेयर एक्ट पढ़ो, उसे क्रक्स बनाओ, मेमोराइज करो, याद करो, और उसे रिवाइज करो। कब तक? जब तक वो रिकॉल नहीं हो जाता, सेक्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब इसमें एक चीज और आती है दोस्तों, ठीक है, ये इसका अब आता है रूल नंबर 14। क्या आता है इसका? रूल नंबर 14, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164(2). ठीक है, तो बाकी सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब ये बोलता है रूल 14 क्या है? ये बोलता है कि जिस मूवमेंट पे, बहुत 2 मिनट में लूंगा इस पे, हार्डली बस ये कंप्लीट हो जाएगा। ये बोलता है कि जैसे ही डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है, देयर हैज टू बी सम फॉर्मेलिटीज, देयर हैज टू बी सम रिपोर्टिंग सिस्टम, वो जो है आपको रूल 14 के हिसाब से करना पड़ेगा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये आप रूल 14 देखो, रूल 14 बोलता है, आप ये मेरा डायग्राम देखना, ये मक्खन हो जाएगा। रूल 14 मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 तरीके के डायरेक्टर है। एक डायरेक्टर जो डिस्क्वालीफाई हुआ है 164(1) में, मतलब कोई पागल वागल था, याद आ रहा है क्या आपको? मैंने बताया अनसाउंड माइंड वगैरह वाला, ये 164(1) में था। दूसरा था 164(2) जो हमने अभी पढ़ा। ये बोलता है अगर कोई भी डायरेक्टर 164(1) का हो या 2 का डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म बिफोर सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। मतलब अगर अपॉइंटमेंट किस कंपनी के केस में बात कर रहा हूं मैं, नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी, मतलब अदर कंपनी, और रीअपॉइंटमेंट किस में? डिफॉल्टिंग कंपनी। तो अगर वो डायरेक्टर रीअपॉइंट होना चाहता है नई कंपनी में, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी में, या तो नई कंपनी में अपॉइंट होना चाहता है, मैंने बताया था ना कि भाई उसको कैसे पता चलेगा तुम डिस्क्वालीफाई हो नहीं हो, ये रूल 14 से पता चल रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो तो ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप कंपनी को इन्फॉर्म करो। क्या करो? कंपनी को इन्फॉर्म करो बिफोर अपॉइंटमेंट इन दैट अपॉइंटमेंट इन न्यू कंपनी और रीअपॉइंटमेंट इन दैट कंपनी इन फॉर्म नंबर DIR8। ये आया क्या? मैंने बोला था टोटल हमारे पास 1 से लेके 12 तक DIR है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अगर मैंने आपको ये यहाँ पे दिखाया था, ये आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये दिख गया यहाँ पे? यस। और ये मैं DIR8 बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर इन्फॉर्म्स कंपनी अबाउट हिज डिस्क्वालिफिकेशन। आगे यहाँ पे रूल 14 फॉर्म नंबर DIR8 करता चल रहा। तो बस ये हमने स्कोप बना लिया 1 से लेके 12 तक, बात खत्म होगी साहब। तो 1 से लेके 12 तक ही आना है यहाँ पे, ठीक है? यस। तो यहाँ पे अब DIR8 आ गया और ये इन्फॉर्म कर रहा है कंपनी को, ओके? बट ये जो डिस्क्वालीफाई हुए इनको कुछ भी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, तो इनको इन्फॉर्म करने, तो इन्फॉर्म करने की जरूरत किसको है दोस्तों? जो डिस्क्वालीफाई हो रहे 164(2) में, दैट इज रूल नंबर 14।
अब ये कंपनी को जब पता चल जाएगा कि भाई हाँ ठीक है ये डिस्क्वालीफाई हो गया, अरे बात समझ, तो कंपनी को पता है, इसने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, तो कंपनी क्या करेगी, ध्यान से समझना, डायरेक्टर जो डिस्क्वालीफाई होगा वो इन्फॉर्म करेगा कंपनी को DIR 8 में कि भाई मैं क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। अरे बात समझ, किसको इन्फॉर्म करेगा, या तो नई कंपनी को जहां पे वो अपॉइंट होना चाहता है, या तो उसी कंपनी को, डिफॉल्टिंग कंपनी को, जब वो रीअपॉइंट होना चाहता है तो उसको वो वहां पे DIR 8 सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रीअपॉइंटमेंट और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इन अदर कंपनी। तो जब भी वो अपॉइंट हो रहा है या रीअपॉइंट हो रहा है, DIR 8 उसको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, और जैसे ही वो, ध्यान से समझना, सबमिट कर देगा तो उसका इंफॉर्मेशन, ध्यान से समझना, उसका इंफॉर्मेशन जो है, कंपनी फर्निश द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, ये जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनका नाम और उनका एड्रेस बिफोर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ड्यूरिंग रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर्स ROC को सबमिट करेगी, बट DIR 9 में। आगे बात समझ में? यस, DIR 9 में सबमिट करेगी विद इन 30 डेज ऑफ फेलियर। तो ये जिस दिन फेल हुआ, अरे बस विद इन 30 डेज, सॉरी विद इन 30 डेज, आगे बात, तो जिस दिन 30 डेज मतलब जिस दिन ये इन्फॉर्म किया है उस दिन से 30 डेज के अंदर ये ROC को कर लेगी। बट अगर इफ फेल्स टू फाइल विद इन 30 डेज, मतलब ये बोल रहा है कि अगर इस 30 दिन में आपने DIR 9 ROC को फाइल नहीं किया, तो जिस कंपनी के ऑफिसर को ये फर्निश करने को बेसिकली कौन करता है, ये CS करता है, कंपनी सेक्रेटरी, राइट। तो सच ऑफिसर, सच CS शैल बी ट्रीटेड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 260 2 क्लॉज 60, ठीक है, तो उसे ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। देन ये ROC क्या करेगी, अगर आपने सबमिट कर दिया, फर्निश कर दिया विद इन सच 30 डेज, ठीक है, जिस दिन वो अपॉइंट या रिअपॉइंटमेंट होना चाहता था, ठीक है, तो जिस दिन, यस, जिस दिन वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, राइट, और जिस दिन वो इन्फॉर्म कर दिया था, ये जिस दिन वो इन्फॉर्म कर दिया था उस तारीख से लेके 30 दिन तक के अंदर अंदर, दोस्तों इसको 30 दिन के अंदर ROC को फाइल करना पड़ेगा। और ROC क्या करेगी, इमीडिएटली इस एड्रेस को, इस डिटेल को क्या करेगी, फर्निश करेगी, रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, तो इस इंफॉर्मेशन को वो डॉक्यूमेंट कर लेगी एंड प्लेस इट इन डॉक्यूमेंट फाइल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। तो फ्यूचर में अगर पब्लिक चेक करना चाहती है, राइट, कोई भी कंपनी चेक करना चाहती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेक करना चाहती है कि भाई ये बंदा डायरेक्टर जो था वो डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, तो वो ROC से रिक्वेस्ट मांग सकती कि भाई मुझे ये चेक करना है कि ये डायरेक्टर जो है डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, सो दैट एवरीवन विल अवेयर अबाउट कि पर्टिकुलर डायरेक्टर का स्टेटस क्या है। आई होप आई एम क्लियर, यस। अब हो सकता है कि जैसे टाइम एक्सपायर होता हो तो वो डायरेक्टर जो डिस्क्वालीफाई था अब वो क्वालीफाई हो जाए, यस, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, यस, उस केस में क्या करना पड़ता है, वो कंपनी जो है अप्लाई करेगी, ROC को एप्लीकेशन भेजेगी, किस फॉर्म में दोस्तों, फॉर्म नंबर, कम ऑन, फॉर्म नंबर DIR 10 में, कि आप ये डिस्क्वालिफिकेशन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। आ रहा है बस में, तो डायरेक्टर जो है वो एप्लीकेशन भेज देगा ROC को, ठीक है, क्योंकि कंपनी का काम कौन कर रहा है, डायरेक्टर ही कर रहा है, तो वो डायरेक्टर ही भेजेगा एक्चुअल में एप्लीकेशन ROC को कि भाई साहब ये डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर को जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसको आप रिमूव कर दो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो रूल 14 में आपके 3 फॉर्म आए दोस्तों, DIR 8, 9 एंड 10। तो आउट ऑफ 12 फॉर्म 3 फॉर्म आपने रूल 14 में पढ़ लिया। अब याद रहेगा क्या, तो यस 8, 9, 10 जो फॉर्म था वो आपने रूल 14 में पढ़ लिया। तो सिंपल लैंग्वेज में अब बताओ रूल 14 क्या था। रूल 14 बोल रहा है दो तरीके के डायरेक्टर, एक जो डिस्क्वालीफाई हुआ है 164(1) में, दूसरा जो डिस्क्वालीफाई हुआ है 164(2) में। ओके, 164(1) को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, बट 164(2) में जो हुआ है उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को बिफोर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। फिर कंपनी क्या करेगी, DIR 9 में ROC को इन्फॉर्म कर देगी, ओके, और फर्निश करेगी डिटेल्स ऑफ व्हाट डायरेक्टर्स व्हिच हु हैज बीन डिस्क्वालीफाइड, दैट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर। देन ROC क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट में सेव कर देगा, राइट, सो दैट फ्यूचर में पब्लिक उसे इंस्पेक्ट कर सके, बराबर है। बट अगर कंपनी ROC को 30 दिन के अंदर अंदर वो सारी चीजें DIR 9 फाइल नहीं करती है, तो वो जो ऑफिसर था उसे क्या मान लिया जाएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा।
क्लियर है नहीं क्लियर है? यस। और अगर डिस्क्वालिफिकेशन से रजिस्टर से डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर का नाम हटाना है तो DIR 10 में फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रूल नंबर 14। ये रहा पूरा दोस्तों, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे चार्ट में भी दिया हुआ है, बिल्कुल वही दिया हुआ है। एवरी डायरेक्टर देख लो आप, फटाफट से याद हो जाएगा। एवरी डायरेक्टर शैल इन्फॉर्म द कंपनी कंसर्न अबाउट हिज डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164(2) if any 164(1) cover नहीं 164(2) cover in form number DIR 8 before he is appointed or reappointed, ठीक है? Yes. तो whenever a company fails to file the financial statement or annual return or fails to repay any deposit वगैरह वगैरह under section this, the company shall immediately file form number DIR 9 to the registrar furnishing name and address of all the directors. Clear? Okay. When a company fails to file the form DIR within a period of 30 days of the failure, right, that would attract the disqualification under section 164(2), officer of the company specified in this shall be the officer in default. Clear? Yes. Upon receipt of, अगर उसको DIR 9 मिल गया तो रजिस्टर shall immediately register the document, place it in what document file for public inspection. Any application for removal of disqualification form number DIR. बस इसी के साथ जो हमारा सेक्शन 164(2) पूरा कंप्लीट हो गया, रेड विद रूल नंबर 14। क्लियर और नॉट क्लियर? तो 164(2) भी कंप्लीट हो गया, 164(3) भी बता दिया प्राइवेट कंपनी वाला। तो ऑलमोस्ट हमारा क्या पूरा का पूरा सेक्शन 164 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लियर? यस। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं 164 से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको सेक्शन 164 समझ में आया, आप इसको पढ़िएगा, आप इसको रिवाइज करिएगा और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स ICAI ने मॉड्यूल्स में दिए हुए हैं आप उसको एक बार देख लेना, आपको पूरे सेक्शन 164 की क्लैरिटी दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है? तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा कुछ नई चीजें लेके। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।